वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाला है हिडम्बा। मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल में बाप बेटे की जोड़ी को देखते हैं। इस आदमी का नाम है रेड्डी। इसका बेटा जब इससे पूछता है कि जंगल में इतने बड़े बड़े पौधे हैं, आखिर इनमें पानी कौन डालता है, रेड्डी बताता है कि बेटा, पेड़ों को जब पानी की भूख लगती है तो बारिश की वजह से इन्हें खाना मिलता है। ये सुनकर लड़का पूछता है कि जंगल के जानवरों को फिर कहाँ से खाना मिलता है। रेड्डी कहता है कि सभी जीव एक सर्कल से जुड़े हुए हैं जो अपनी भूख को शांत करने के लिए अपने से छोटे किसी दूसरे जीव को खाते हैं। जैसे खरगोश और हिरन पेड़ पौधे खाते हैं, इन खरगोश और हिरन को भेड़िया खाता है और भेड़िया को शेर या चीता खाता है। इस तरह सभी जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी दूसरे जानवर को खाते हैं। ये सुनकर लड़का फिर से पूछता है कि आखिर भगवान ने भूख को क्यों बनाया। रेड्डी कहता है कि भूख ही असली भगवान है, जो एक जीव को दूसरे जीव से मिलाता है। अगर किसी जीव को भूख लगती है तो दूसरे जीव की मौत होना निश्चित है। इतना कहकर रेड्डी अपने बच्चे को किसी पुराने कबीले का मुखौटा पहना देता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि शहर के सभी टीवी चैनल और अखबारों में गायब होने वाली लड़कियों के बारे में खबर चल रही है। अभी तक टोटल 16 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक ना कोई क्लू मिला और ना ही वो किसी भी नतीजे पर पहुंच पाई है। इसलिए शहर की पब्लिक बहुत गुस्से में होती है। सीएम और डीएसपी के ऊपर केस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लड़की अपनी कार से जा रही होती है तो सड़क के बीचों बीच इसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। इसलिए ये कैब को बुक करती है, लेकिन कैब के आने से पहले कोई अनजान शख्स इसका सिर फोड़कर अपने साथ लेके जाता है। जब इस लड़की के गायब होने की खबर शहर में फैलती है तो इस बार सीएम को खुद मीडिया के सामने आकर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि इस लड़की का फादर सीएम का खास दोस्त है। खैर, इसके बाद अगले सीन में कहानी के हीरो अभय को दिखाते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर है। फिर डीएसपी अभय को अर्जेंटली बुलाता है और उसका इंट्रोडक्शन आज्ञा नाम के एक स्पेशल ऑफिसर से करवाता है, जो केरला की रहने वाली है और इसने देश के अलग अलग जगहों पर किडनैपिंग के बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है। सीएम की तरफ से प्रेशर होने के कारण डीसीपी को तुरंत ही आज्ञा को बुलाना पड़ा है। अब आज्ञा अभय से इस केस के बारे में अब तक हुई सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है। अभय बताता है कि मुझे इस केस में बहुत सारी लीड्स मिली है और जब भी मैं उन्हें फॉलो करता हूँ तो हर बार मुझे ऊपर से प्रेशर मिलने की वजह से लीड्स को छोड़ना पड़ता है। कल जो लड़की गायब हुई थी वो बीच पार्टी में ही अपने घर पर जा रही थी, क्योंकि पार्टी में एक लड़के ने उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब मैंने उस लड़के को पकड़कर पूछताछ की तो एसीपी सर के कहने पर मुझे हर बार की तरह इस केस को भी छोड़ना पड़ा। आगे बताती है कि किडनैपिंग में इस लड़के का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जब मैंने यहाँ आने से पहले इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि वो लड़का उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया और वो लड़की अपने घर चली गई। आगे को पूरा विश्वास है कि जिस आदमी ने उन 16 लड़कियों को किडनैप किया उसने ही इसका भी किडनैप किया है। फिर अभय बताता है कि आज तक जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई हैं उनका कार्तिक हॉस्पिटल से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर रहा है और मुझे अपने सोर्सेस से पता चला कि उस हॉस्पिटल में ऑर्गन्स की स्मगलिंग की जाती है, जिसमें शहर के बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। इस मीटिंग में जो एसीपी है वो हर समय हॉस्पिटल की तरफदारी करता है, इसलिए अभय जब भी किसी क्लू का पीछा करता है तो एसीपी उसे बीच में ही रोक लेता है। अब आगे को समझ में आ जाता है कि पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए किडनैपर जानबूझकर उन लोगों को अपना टारगेट बना रहा है जो किसी न किसी तरीके से हॉस्पिटल और पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद डीसीपी आज्ञा को इस केस का हेड बनाकर एक टीम बनाता है। ये टीम गायब हुई लड़कियों से ताल्लुक रखने वाले हर उस शख्स से पूछताछ करती है और सुराग ढूंढने के लिए पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है। इसी पूछताछ के दौरान हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब अभय और आज्ञा एक ही एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे तो वो एक दूसरे से काफी करीब थे और प्यार भी करते थे। लेकिन एक दिन आज्ञा एग्जाम को पास करके दूसरे शहर चली जाती है। ये बात अभय को पसंद नहीं आती और दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। खैर, प्रेजेंट में इन्वेस्टिगेशन के बाद आज्ञा को पता चल ही गया है कि गायब हुई लड़कियों में 3 लड़कियों का फोन क्राइम सीन पर नहीं था और जब टेक्नीशियन उनके मोबाइल को ट्रैक करता है तो वो देखता है कि लड़की के गायब होने के 4 महीने बाद मोबाइल को किसी ने ओपन किया था। इसके बाद आगे अपनी टीम के साथ एक शॉप की लोकेशन पर जाती है जहां से मोबाइल को ओपन किया गया था। शॉप का मालिक बताता है कि एक आदमी ने मुझे ये मोबाइल 20,000 में बेचा। फिर आगे जब उस आदमी की कॉल हिस्ट्री चेक करती है तो पता चलता है कि उसके नंबर से सबसे ज्यादा कॉल कार्तिक हॉस्पिटल को किए गए थे। अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए अभय का एक आदमी छिपकर हॉस्पिटल के सर्वर में बग लगाता है और आगे जब हॉस्पिटल के सीक्रेट सर्वर को चेक करती है तो पता चलता है कि ये सर्वर डार्क वेब से लिंक है और हॉस्पिटल पैसा कमाने के लालच में लड़कियों को किडनैप करके डार्क वेब के थ्रू उनके ऑर्गन्स को बेच रही है। अभय कहता है कि जब तक हम सर्वर के आधार पर कोई एक्शन लेंगे तब तक हॉस्पिटल से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी हस्तियां इस पूरे सर्वर को ही क्रैश करवा देंगी। इसके बाद आज्ञा हॉस्पिटल को लड़कियां सप्लाई करने वाले किडनैपर को पकड़ने के लिए पूरे हॉस्पिटल का कॉल रिकॉर्ड चेक करती है तो उसे एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें हॉस्पिटल का मालिक कार्तिक बोया नाम के आदमी से लड़कियों की सप्लाई के बारे में बात कर रहा है। बोया के पूछताछ करने पर वो एक लोकल आदमी को बुलाता है जो बताता है कि
बोया जब 10 साल का था तभी केरला से काला बंदा आया था और उसके बाद से ही उसने लड़कियों को किडनैप करना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि बोया शैतान का दूसरा रूप है जो इंसानों का खून पीता है। काला बंदा में आज तक कोई भी पुलिस वाला नहीं गया क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन काला बंदा के गुंडों से अपना काम करवाते हैं। आज से 15 साल पहले एक पुलिस वाला गलती से जब काला बंदा के अंदर आया तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने उस पुलिस वाले को मारकर उसके टुकड़े कर दिए। इसके बाद पुलिस वाले वहां जाने से भी डरते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अभय काला बंदा के रहने वाले एक छोटे बच्चे की मदद से वहां जाता है। वहां के दरवाजे पर कुछ गुंडे उसकी चेकिंग करते हैं तो बच्चा कहता है कि ये एक डॉक्टर है और मेरी बहन के इलाज के लिए आया है, इसलिए वो उसको अंदर जाने देते हैं। अंदर जाने के बाद अभय वहां के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने के बहाने जानबूझकर कैमरा लगी हुई बॉल को बोया के घर में फेंकता है तो आगे स्क्रीन पर देखती है कि बहुत सारी लड़कियों को बिना कपड़ों में बांध कर रखा गया है। फिर जब अभय बॉल लेने के लिए ऊपर आता है तो एक आदमी उसको रोक लेता है लेकिन उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। इसके बाद अभय एक एक करके वहां के सभी गुंडों के साथ जबरदस्त लड़ाई करता है। लड़ाई के दौरान वहां बोया आता है और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। इसी के साथ आज्ञा काला बंदा का कंट्रोल लेने के लिए वहां पर मिलिट्री भेज देती है और पूरी सिचुएशन को संभालती है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अभय की जगह होते तो गुंडों से भरी हुई काला बंदा जगह पर अकेले जाने के बारे में सोचते भी या नहीं। खैर इस घटना के बाद सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि हमने गायब हुई सभी लड़कियों को रेस्क्यू करवा के घर वापस भेज दिया है और इसके दोषी का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। केस को सॉल्व करने के बाद जब आज्ञा अभय को छोड़ने के लिए उसके घर जाती है तो उसके कमरे में लगी हुई उन दोनों की फोटो को देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि अभय अभी भी आज्ञा से प्यार करता है। इसके बाद दोनों मेकआउट करते हैं। उधर रेडी और उनका बेटा जब सड़क पर जा रहे होते हैं तो उनको एक लड़की दिखती है। रेडी ठीक से देख नहीं सकता इसलिए उसका बेटा उस लड़की को रेडी का ध्यान रखने के लिए कहता है जब तक वो वापस न लौट आए। थोड़ी ही देर के बाद जब इस इलाके में कोई नहीं होता तो रेडी का बेटा सीटी बजाकर उसे अलर्ट कर देता है और रेडी उस लड़की को गला दबाकर मार देता है। सुबह होने पर आगे को पता चलता है कि एक और लड़की किडनैप हो गई है और बोया ने जिन लड़कियों को किडनैप किया था वो दूसरे स्टेट की थी। इसका मतलब केस अभी भी ओपन है। अगले सीन में देखते हैं कि रेडी उस लड़की का खून इकट्ठा करके मुखौटे के ऊपर लगा रहा है। फिर अभय और आगे को डीसीपी डांटते हुए कहता है कि तुम तो केस को गलत दिशा में लेके जा रहे थे क्योंकि असली किडनैपर तो कोई और है। कुछ दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने पर आज्ञा नोटिस करती है कि जो भी लड़की गायब हुई है उसने लाल रंग की चीज पहनी हुई थी। जब आज्ञा ये बात डॉक्टर को बताती है तो डॉक्टर बताता है कि दुनिया में कुछ लोग जेनेटिक्स के चलते सिर्फ एक ही कलर को देख सकते हैं और जब वो उस कलर को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक इमोशन ट्रिगर होता है। जैसे सफेद शांति का रंग होता है वैसे ही लाल भूख और गुस्से का प्यार का भी होता है, पता है। इसके बाद आगे डीसीपी से मीटिंग करने के बाद एक प्लान बनाती है जिसमें वो रात को पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देंगे और हर सड़क पर एक लेडीज पुलिस ऑफिसर को लाल रंग की ड्रेस में तैनात कर देंगे। जैसे ही किडनैपर उन्हें किडनैप करने की कोशिश करेगा तो वो उसको तुरंत पकड़ लेंगे। अगले सीन में हम रेडी और उसके बेटे को फिर से देखते हैं। उनका बेटा कहता है कि पापा मुझे भूख लग रही है तो रेडी बताता है कि हम खाने की तलाश में हैं इसलिए थोड़ा सब्र करो। उधर देखते देखते आज्ञा की पूरी टीम को रात को पेट्रोलिंग करते हुए 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक उन्हें वो किडनैपर नहीं मिला। इतने दिनों तक मेहनत करने के बाद कामयाबी न मिलने पर आज्ञा अपनी टीम के सारे मेंबर्स को इस मिशन को यहीं खत्म करने के लिए कहती है और उन्हें घर जाने देती है क्योंकि उसे लगता है कि किडनैपर उनकी चाल को समझ गया है। आगे से ऑर्डर मिलने पर दिव्या नाम की लड़की जब अपनी ब्लू कलर की जैकेट को पहनकर घर जाने लगती है तो उसका साथी कहता है कि तुम्हारी जैकेट फटी हुई है, इसलिए दिव्या जैकेट को उल्टा पहनकर ले लेती है जिसमें लाल रंग होता है। अगले दिन पता चलता है कि दिव्या मिसिंग है। इसका मतलब लाल जैकेट पहनने की वजह से उसे भी किडनैप कर लिया गया है। डीसीपी अब आज्ञा को डांटता है क्योंकि जो अपने टीम मेंबर्स की भी रक्षा नहीं कर पा रही है वो शहर की रक्षा क्या करेगी। वो आगे को कहता है कि सीएम साहब इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि दिव्या को जख्मी हालत में उल्टा करके लटकाया हुआ है। इधर आज्ञा बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी थ्योरी गलत नहीं हो सकती। आज्ञा जब दिव्या के साथी को पूछती है तो पता चलता है कि दिव्या ने घर जाने से पहले अपनी जैकेट को उल्टा करके पहन लिया था। फिर आज्ञा उसी जगह पर सबूत को ढूंढने के लिए जाती है जहाँ से दिव्या गायब हुई थी। वहाँ उसे झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाज आती है और जब वो झाड़ियों के अंदर देखती है तो शॉक, वहाँ रेडी और उसका बेटा एक औरत को मारकर उसका मांस खा रहे होते हैं। उसी समय हमें पता चलता है कि रेडी और उसके बेटे का सीन 1999 का है और आज्ञा 2023 में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। असल में झाड़ियों के पीछे 2 बच्चे उस मुकोटे को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं। आज्ञा अब इस मास्क को देखकर परेशान हो जाती है और उसके बारे में जानने के लिए अभय के साथ अपने घर केरला जाती है।
घर पर आगे अपने फादर की पुरानी फाइल्स को देखती है क्योंकि उसके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे जो उस समय इसी तरह के केस पर छानबीन कर रहे थे। वहां आज्ञा को वही सेम मास्क दिखाई देता है। इसके बारे में और जानने के लिए आज्ञा अपने फादर के दोस्त से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। वो बताता है कि जब आगे के फादर की इस गाँव में पोस्टिंग हुई तो एक केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते समय उन्हें पता चला कि आसपास के गाँव से पिछले 3 सालों में 34 लड़कियां गायब हुई हैं। पुलिस पूरे गांव में लड़कियों को घर से बाहर निकलने से मना कर देती है। रेड्डी और उसका बेटा अपनी भूख मिटाने के लिए शहर में जाकर लड़की को मार कर खा लेते हैं। एक दिन रेड्डी के घर के पास आगे के फादर की बाइक खराब हो जाती है। पानी पीने के लिए वो जब रेड्डी के घर जाते हैं तो रेड्डी उनसे कहता है कि मैं देख नहीं सकता, इसलिए तुम खुद अंदर आकर पानी पी लो। आगे का फादर उससे पूछता है, तुम गाँव से इतने दूर जंगल में क्यों रहते हो? रेड्डी कहता है कि जंगल में शहद इकट्ठा करने की आसानी होती है और मेरा बेटा इसमें मेरी मदद भी करता है। खैर, अगले दिन पुलिस स्टेशन में एक आदमी आगे के फादर को मास्क देकर कहता है कि ये मुझे जंगल में मिला और सफेद लंबे बालों वाला आदमी भागता हुआ भी दिखाई दिया। ये सुनकर उसको रेड्डी के ऊपर शक होने लगा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। फॉरेंसिक डॉक्टर को इस मास्क की जांच करने पर बहुत सारी लड़कियों के डीएनए प्रिंट्स मिलते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर आज्ञा के फादर को संस्कृत में लिखी हुई हिडिंबा नाम की एक किताब देता है। इस किताब के बारे में जानने के लिए वो इसके राइटर के घर जाता है। राइटर बताता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक कबीले का नाम हिडिंबा ट्राइब है। 1897 की लड़ाई में जब भारतीय कैदियों से जेल भर गई तो बाकी के कैदियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिडिंबा आइलैंड पर छोड़ दिया क्योंकि वहां के लोग नरभक्षी होते हैं जो जिंदा इंसानों को भी भूखा खाते हैं। कुछ सालों के बाद जमींदारों ने इस आइलैंड के ऊपर रहने वाले लगभग सभी लोगों को मार दिया, लेकिन कुछ लोग अपनी जान बचाकर एक गांव में आ गए और जब ये उस गांव की एक लड़की को जिंदा खाने लगे तो उन्हें एक लड़के ने देख लिया और वो पूरे गांव में इसके बारे में बता देता है। फिर इन हिडिंबा ट्राइब के लोगों को पकड़कर जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन उनमें से एक आदमी जिंदा बच जाता है। ये जानने के बाद जब आगे का फादर रेड्डी को गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो हाथापाई करते वक्त दोनों मारे जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं कि आगे और अभय को लगता है इस किडनैपिंग के पीछे रेड्डी के बेटे का हाथ है और शायद बोया ही उसका बेटा है क्योंकि बोया को भी कलर ब्लाइंडनेस है और वो भी केरला से आया था। इसके बाद जब आज्ञा और अभय इस राइटर के पास जाते हैं तो वो बताता है कि अपने साथियों को जिंदा जलते हुए देखने के बाद रेड्डी उस गांव से भागकर दूसरे गांव में आ गया और उसने इंसानों को खाना छोड़ दिया। वहां वो एक मटन शॉप में काम करने लगा और उसी गांव की एक लड़की के साथ शादी करके बाप भी बन गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद रेड्डी की वाइफ की किसी बीमारी के चलते डेथ हो गई। अपनी वाइफ के चले जाने के बाद उसको सदमा लग गया और रेड्डी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया। उसे सिर्फ लाल रंग ही दिखाई देता था। उसके बाद रेड्डी अपने बेटे के साथ उस गांव को छोड़कर चला गया। राइटर बताता है कि रेड्डी अपने बेटे के साथ हर साल अलग अलग गांव में जाता और वहां जहां भी वो जाते बहुत सारी लड़कियां गायब होने की कंप्लेंट वहां पर हो जाती। रेड्डी के मरने के बाद उसके बेटे ने मिशनरी को ज्वाइन किया था। वहीं हॉस्पिटल में बोया होश आने के बाद भाग जाता है। उधर बोया के कहने पर उसके आदमी अभय और आज्ञा पर केरला में हमला कर देते हैं, लेकिन अभय सभी को मार गिराता है। इसके बाद आज्ञा एक चर्च में जाती है और वहां पर कुछ फाइलें चेक करती है। ये वही चर्च है जहां पर रेड्डी का बेटा गया था। दूसरी तरफ अभय हैदराबाद में बोया के अड्डे पर पहुंचता है और उसके आदमियों को बुरी तरह पीटता हुआ उसकी भी धुलाई करता है। उधर चर्च की फाइल पढ़ने पर आगे को पता चलता है कि रेड्डी के बेटे की गर्दन पर एक बहुत बड़ा काला तिल है। वैसा ही तिल उसने मेकआउट करते समय अभय की गर्दन पर देखा था। इसका मतलब हिडिंबा ट्राइब का आखिरी मेंबर बोया नहीं, अभय है। आज्ञा समझ जाती है कि अभय ने ही लड़कियों को किडनैप करके खा लिया। उसके बाद आज्ञा चुपके से अभय के घर जाती है तो उसे दिव्या उल्टी लड़की भी दिखाई देती है। तभी पीछे से अभय भी आता है। अभय बताता है कि बचपन में मेरी माँ के जाने के बाद मैंने थोड़े दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। फिर एक दिन मैंने अपने फादर की कटी हुई उंगली से बहता खून पिया। अपने नरभक्षी बेटे की भूख को मिटाने के लिए मेरे फादर ने मुझे इंसानों का खून पिलाते हुए बड़ा किया, लेकिन जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई तो मैं पूरी तरह बदल गया। फिर एक दिन जब मैंने तुम्हारी कटी हुई उंगली से खून पिया तो मेरे अंदर का नरभक्षी जानवर फिर से जाग गया। मेरी वजह से तुम्हें कोई चोट ना पहुंचे इसलिए मैंने खुद को तुमसे दूर कर दिया। अभय बताता है कि जब भी मुझे भूख लगती है तो मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होता है और मुझे सिर्फ लाल रंग ही दिखाई देता है। वो आगे कहता है कि मैंने ही जगह जगह पर जानबूझकर हिंट छोड़े थे ताकि तुम मेरी असलियत को जान पाओ। अभय आज्ञा को अपने गन देकर उसे मारने को कहता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी के क्लाइमेक्स का ट्विस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।